हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का केवल सिविल्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं कुमार अनुराग और जैसा आप जान रहे हैं आप मेरे साथ जनरल साइंस में बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको अंतर लगेगा क्योंकि पिछले सेशंस जो भी हमारे हुए वो मैंने डिजिटल बोर्ड के सामने किए, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा मोड चेंज किया है और अब जो आपके सामने कंटेंट जाएगा या जिस भी तरह के मैं क्लासेस लूँगा उसको मैं यहाँ इस स्क्रीन पर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कंटेंट में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आएगा। कंटेंट जो आपको पहले मिल रहा था वही कंटेंट यहाँ पर भी मिलेगा। हाँ, बस ये है कि मैं डिजिटल बोर्ड के आगे नहीं खड़ा मिलूंगा, मैं आपको जो है वो स्क्रीन पर इस तरीके से मिलूंगा। राइट, तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं अपने बायोलॉजी की क्लास। लेकिन इस क्लास में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जब कंटेंट आपके सामने आएगा तो वहाँ पर सिर्फ मेरी आवाज़ आप सुन पाएंगे और साथ के साथ जो है आपको कंटेंट का पूरा जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई देगा सामने। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटेंट आपको प्रॉपरली मिलेगा और मुझे लगता है कि ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आपको वहाँ पर जो है प्रॉपरली कंटेंट क्लियरली नज़र आएंगे, जिससे आप अगर नोट्स बनाना चाहें, उन्हें नोट करना चाहें तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। चले तो फिर शुरू करते हैं क्लास। और ये क्लास हमारी बायोलॉजी की है, आप सभी जानते हैं। आइए, बायोलॉजी की इस क्लास में सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बायोलॉजी की ये जो क्लास हमारी चलती है वो, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और जितने भी दूसरे हिंदी भाषी राज्य हैं उन सारे हिंदी भाषी राज्यों के पीसीएस एग्जाम के लिए ये क्लासेस चला रहा हूं मैं। और इसमें हम बायोलॉजी के जो भी आपके रिक्वायर्ड चैप्टर्स हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करने चाहिए, जहां से आमतौर पर प्रश्न बनते हैं, मैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा आपको, निश्चित रूप से वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपके लिए लाभदायक होंगे। ठीक है, अभी तक देखिए हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी, पिछला सेशन अगर मैं आपको याद कराऊं तो पिछले सेशन में आप लोगों को मैंने वहां पर यह बताया था कि किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा कंप्लीट होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कौन कौन से एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं या उनसे संबंधित कौन सी ग्रंथियां हैं, ये आपको बताया था। और इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो मैंने डाइजेशन के प्रोसेस की शुरुआत में आपको ये बताया था कि किस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट है जिसको हम बक्कल कैविटी या माउथ बोलते हैं, उस माउथ में किस तरीके से जो है वो पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। आपको याद होगा पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और वो भी कार्बोहाइड्रेट में भी हम देखें तो वहां पर स्टार्च का पाचन होकर उसे माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे मुख में जो स्टार्च होता है या जो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट जो आपको वहां पर डाइजेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कुल कार्बोहाइड्रेट का मात्र 20% इतना है जो वहां पर डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक, तो इतनी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब उससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बताऊं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम, ये वाली स्लाइड आप देख रहे होंगे, इस स्लाइड में आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहां पर तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर लिया, इस वाले हिस्से में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। लेकिन अब जो भोजन हम चबाते हैं वो चबाने के बाद और उसमें जब आपका लार मिश्रित हो जाता है, आपका सलाइवा जो है वो मिक्स हो जाता है, तो उस सलाइवा के मिक्स होने के बाद वो भोजन लगभग पेस्ट जैसा बन जाता है और उस भोजन को हम इस रास्ते से नीचे की ओर लाते हैं। नीचे की ओर कहां, तो एक लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की एक नलिका होती है, इस नलिका से होकर वो भोजन आगे चलता है और आगे चलकर कहां पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है, यहां इस वाले रीजन में पहुंच जाता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था।
जब मुख गुहा से भोजन आगे चलता है तो मुख गुहा से भोजन आगे चलने पर एक कॉमन पैसेज, जिसको हम यहाँ पर ग्रसिका या फिर इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं, इस फेरिंग्स वाले हिस्से से होकर गुजरता है। ध्यान रखेंगे कि जो ग्रसिका है या जिसको आप फेरिंग्स बोल रहे हैं, ये फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है, जिस कॉमन पैसेज से दो चीजें गुजरती हैं। एक तो आपका ये भोजन गुजर रहा है जो आपको अभी मैंने बताया, और दूसरा इसी कॉमन पैसेज से, ये कॉमन पैसेज जो है वो आपके माउथ से भी जुड़ा है और आपके ऊपर में जो नेजल कैविटी होती है उस नेजल कैविटी से भी जुड़ा होता है। हम जो वायुमंडल से खींचते हैं श्वास खींचने के दौरान, वो वायु यहाँ इस कॉमन पैसेज से होकर गुजरती है। और ये जो एक आप व्हाइट कलर का हिस्सा देख रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर का हिस्सा है, ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक ढक्कन है, एक लिड है, जो कि इस वाले नलिका पर लगी हुई है। ये जो बगल में मैंने नलिका बनाई जो कंप्लीट नहीं आपको दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली जो नलिका है ये है श्वास नलिका। क्या है? ये श्वास नलिका है, ये ट्रैकिया है, ठीक है, ये श्वास नलिका है, या इसको आप ट्रैकिया अंग्रेजी में बोलते हैं। इससे आप जो है वायु को नीचे फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो श्वास नलिका है ये तब ओपन होती है जब आप सांस खींच रहे होते हैं, अदरवाइज इस श्वास नलिका के ऊपर, ठीक है, ये जो है वो एक उपास्थि का बना हुआ या कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन लगा रहता है, जिस ढक्कन को आप क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जिस ढक्कन को क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस आप बोलते हैं। ये जो एपिग्लॉटिस है ये उस समय बंद होता है जब आप भोजन निगल रहे होते हैं या जब आप श्वास नहीं ले रहे होते। जैसे ही आप श्वास लेते हैं वायु अंदर आती है, ये एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है और वायु जो है इस श्वास नलिका से होकर आगे चली जाती है। जब जब कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश खाने के छोटे से टुकड़े या छोटे से कण, या फिर आप पानी पी रहे होते हैं, पानी की छोटी सी बूंद, या फिर कई बार आप अपना सलाइवा, अपनी लार जो है वो भी निगलते हैं कई बार, और उस लार का छोटा सा हिस्सा या छोटी बूंद जो है वो अगर अचानक से या गलती से का मतलब हो गया कि सपोज किया जिस समय आप निगल रहे हैं उसी समय आप श्वास भी ले रहे हैं और इस वजह से एपिग्लॉटिस खुल जाता है, और उस दौरान एक छोटी बूंद भी अगर श्वास नलिका में चली जाती है, या भोजन या कोई खाने की चीज निगलते समय खाने का एक छोटा सा टुकड़ा इस श्वास नलिका में चला जाता है, तो ये जो श्वास नलिका आपको दिखाई दे रही है इसमें इरिटेशन होता है। और ये इरिटेशन इसलिए होता है क्योंकि जो बूंद है पानी की या फिर जो खाने का टुकड़ा है उसे खास कर या कफ करके जो है वो श्वास नलिका से बाहर फेंका जाता है। ये एपिग्लॉटिस के खुलने और श्वास नलिका से उसको बाहर फेंकने की क्रिया होती है, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि सरक गया। और हमारे यहाँ तो ये विश्वास है कि अगर किसी को खाते या जल पीते समय सरक जाता है तो हम कहते हैं कि कोई दूसरा, कोई परिचित, कोई उनका प्रियजन जो है वो याद कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। साइंटिफिकली ये बताया जाता है कि ये तभी होता है जब खाने के छोटे से टुकड़े या फिर जल की छोटी सी बूंद जो है वो श्वास नलिका में चली जाती है। खैर, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आहार नलिका जो है यहाँ किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता। आहार नलिका में किसी भी तरीके का कोई पाचन नहीं होता, और आहार नलिका के संकुचन और प्रसारण से, आहार नलिका के संकुचन और प्रसारण से जो भोजन है वो कहां पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। अब मान लीजिए कि आपने एक पूरी मील ली है और उस मील को पूरी तरीके से आपको खाना है, और उसके बाद पूरा खाना आपके कहां पहुंच गया? स्टमक में। एक बार में तो पहुंचता नहीं है, आप धीरे धीरे अपनी बाइट लेते हैं और वो बाइट जो है बार बार चबाकर आप नीचे निगल लेते हैं, और वो आहार नलिका से होते हुए कहां पर इकट्ठा होता है? अमाशय में, आपके स्टमक में इकट्ठा होता है। जब भोजन स्टमक में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, यहां पर आपको मैं बताऊं, जब भोजन स्टमक में यहां इकट्ठा हो जाएगा तो भोजन के इकट्ठे होने के बाद, ठीक है, भोजन के इकट्ठा होने के बाद अमाशय की जो दीवार है ये सक्रिय हो जाती है। अमाशय की दीवार क्यों सक्रिय होती है? इसलिए क्योंकि अमाशय की दीवार में विशेष ग्रंथियां होती हैं, जिन ग्रंथियों को हम जठर ग्रंथियां बोलते हैं। तो अभी मैं आपको उस स्लाइड पर ले चलता हूं जहां पर हम जठर ग्रंथियों के बारे में अब पढ़ेंगे, या अमाशय में जो पाचन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे अमाशय में क्या होता है? हमारे अमाशय की दीवार में
जठर ग्रंथियां होती हैं और ये जठर ग्रंथियां एक विशेष प्रकार का द्रव स्रावित करती हैं, जिस द्रव को हम क्या बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये जो जठर रस या जिसको अंग्रेजी में आप गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, इस गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 मुख्य प्रकार की चीजें होती हैं। ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो देखिए है श्लेष्मा या जिसको आप इंग्लिश में म्यूकस बोलते हैं। तो एक तो ये आपका म्यूकस हो गया। दूसरा जो है यहां पर आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl जो है वो भी इस गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा होता है। ध्यान रखेंगे कि ये जो HCl है इसका pH 1.8 होता है। आप सब लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि अगर किसी पदार्थ की या किसी द्रव की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाना होता है तो उस अम्लीयता या क्षारीयता का पता आप उसके pH मान से लगा सकते हैं। अगर pH मान 7 हो तो इसका मतलब वो पदार्थ या वो द्रव जो है वो न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है, वो क्या है, उदासीन है। और अगर आप कहते हैं कि मान जो है वो 7 से ज्यादा है तो वो चीज जो हो जाएगी वो क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, वो क्षारीय हो जाएगी। और अगर मान जो है वो 7 से कम है तो वो चीज जो है या वो द्रव जो है वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो आपके पास एसिडिक सब्सटेंस, अल्कलाइन सब्सटेंस या फिर जिसको आप क्षारीय वस्तु बोल सकते हैं, क्षारीय द्रव बोल सकते हैं, और उदासीन वस्तु, ये आपको बताना पड़ता है कि उस पदार्थ का या उस द्रव का pH मान कितना है। तो यहां पर अगर आप देख रहे होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो pH मान है वो 1.8 दिया हुआ है। देखिए 7 से जितना कम मान होगा चीज उतनी ज्यादा अम्लीय होगी। अगर मैं कहूं कि किसी चीज की जो अम्लीयता है वो है 6.7 तो 6.7 बहुत कम अम्लीयता होगी क्योंकि ये 7 के नजदीक है। जैसे जैसे आप 7 की ओर बढ़ते हैं चीज उदासीन होती है, यानी उसकी अम्लीयता में कमी आती है। जितना ज्यादा आप 7 से दूर जाते हैं अम्लीयता उतनी ज्यादा होती है। तो आप देखें यहां पर pH का मान कितना है, 1.8। 7 से काफी ज्यादा दूर है, 2 के निकट है, तो इसका मतलब इसकी अम्लीयता जो होगी वो काफी ज्यादा होगी। और अगर अम्लीयता काफी ज्यादा है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस स्टेट में होता है जिस स्टेट में आप कहते हैं ये किसी भी डेलिकेट चीज को जला सकने में पूरी तरीके से सक्षम होता है ना, उसको पूरी तरीके से बर्न कर देगा, इसकी अम्लीयता इतनी है। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि यहां पर एक एंजाइम भी निकलता है जठर रस के साथ, जिस एंजाइम को आप पेप्सिनोजेन एंजाइम बोलते हैं। आपको ये बता दूं मैं कि ये जो पेप्सिनोजेन एंजाइम निकल रहा है ये एक्चुअली बहुत ही अक्रिय अवस्था में होता है। ये एक अक्रिय एंजाइम या इनएक्टिव एंजाइम का हिस्सा होता है। मतलब जब ये पेप्सिनोजेन एंजाइम जठर रस के साथ निकलेगा उस समय इसमें इतनी क्षमता नहीं होती या ये इस रूप में नहीं होता कि ये किसी भी भोजन को पचा सके। ठीक है, ये 3 चीजें तो इसका मेजर कंपोनेंट है किसका, या मेजर कॉम्पोजिशन है किसका, जठर रस का या गैस्ट्रिक जूस का। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो जठर रस है इसके साथ अत्यंत कम मात्रा में एक और एंजाइम निकलता है जिसको आप लाइपेज एंजाइम बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइपेज एंजाइम है ये जठर रस के साथ निकलता जरूर है। लाइपेज एंजाइम जो कि वसा को पचाने का काम करेगा, देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है कि लाइपेज वसा को पचाने का काम करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, और प्रोटीएज प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो ये जो 3 चीजें हम लोगों ने लिख रखी हैं उसमें अभी यहां तो पहले ये समझ लीजिए कि अगर लाइपेज एंजाइम निकला तो इसका काम है वसा को पचाना। लेकिन यहीं पर आपको मैं बता दूं कि अमाशय के अंदर वसा का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। लाइपेज एंजाइम निकल जरूर रहा है लेकिन ये लाइपेज एंजाइम कुछ एक्ट नहीं करेगा, यहां पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा। ये सिर्फ जिस रूप में निकला है उस रूप में रहते हुए ये भोजन के मात्रा के साथ कहां चला जाएगा, आगे के स्टेज पर चला जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे मैं बताता हूं। ये जो पेप्सिनोजेन एंजाइम जिसको मैं बता रहा था कि ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये अक्रिय एंजाइम है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जठर रस के साथ और ये भोजन के साथ मिक्स होके भोजन को अम्लीय बना देता है, उस दौरान ये जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है
वो उस एसिडिक मीडियम वाले भोजन के साथ जब मिक्स होता है तब ये जाकर एक्टिवेट होता है। इसके एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए, अम्लीय माध्यम चाहिए। उस अम्लीय माध्यम या अम्ल की उपस्थिति में ये एंजाइम एक्टिव होता है। जब तक इस एंजाइम को अम्ल नहीं मिलेगा या अम्लीय माध्यम नहीं मिलेगा तब तक ये एंजाइम सक्रिय नहीं होता, ये अक्रिय रहता है। लेकिन जैसे ही इसको अम्लीय माध्यम मिलता है वैसे ही ये एंजाइम अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और तब हम इसे पेप्सिन एंजाइम कहेंगे, ना कि पेप्सिनोजेन। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो जब नाम पेप्सिनोजेन है इसका मतलब ये पेप्सिन जनरेट करने वाला है ना। पेप्सिनोजेन का मतलब पेप्सिन जनरेट करने वाला। ये पेप्सिन जब HCl के साथ मिलेगा, देखिए यहां पर ये पेप्सिन जब HCl के साथ मिलेगा तो HCl के साथ मिलने के बाद ये सक्रिय हो जाता है और किस में बदल जाता है? पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। किस में बदलेगा? पेप्सिन एंजाइम में ये बदल जाएगा। ठीक, अब देखिए ये पेप्सिन एंजाइम करेगा क्या, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि जो म्यूकस, जिस श्लेष्मा की बात मैं कर रहा हूं, वो श्लेष्मा आखिर यहां पर क्या है? ठीक है, देखिए ये जो म्यूकस आपको दिखाई दे रहा है, ये म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। और साथ के साथ आप कह सकते हैं कि ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है, चिकनाई प्रदान करने वाले पदार्थ का काम करता है। हमारा जो भोजन है जब मुख गुहा से नीचे अमाशय में आता है तो अमाशय में आने के बाद अमाशय में भी संकुचन और प्रसारण की प्रक्रिया होती है, जिसको हम अंग्रेजी में पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। क्रमाकुंचन इसको हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। इस क्रमाकुंचन की प्रक्रिया में यानी संकुचन और प्रसारण, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो फूड है वो और क्या होता है? टूटता है। टूटने का मतलब फिजिकली टूटता है और पेस्ट की तरह कन्वर्ट होता है। पेस्ट की तरह जो है वो कन्वर्ट होगा, बदलेगा। लेकिन पेस्ट की तरह कन्वर्ट होने के क्रम में उसमें क्या हो रहा है? HCl भी मिल रहा है। लेकिन ये जो HCl निकला है, मैंने बताया इसका pH जो है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अम्लीय है। और अगर ये अम्लीय है तो ध्यान ये रखना है कि ये स्टमक के उस डेलिकेट वॉल को भी जला सकता है जो कि पूरे स्टमक के अंदर वाले हिस्से को बना रहा है। ऐसे में स्टमक के या आमाशय के आंतरिक दीवार को या आंतरिक जो संरचना है उसको बचाने के लिए जठर रस पहले म्यूकस स्रावित कर देता है। ये चिपचिपा पदार्थ ये चारों तरफ क्या करता है? घेर लेता है। और खास बात ये होती है कि इस चिपचिपे पदार्थ पर या इस म्यूकस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता। तो जब ये म्यूकस पूरे तरीके से अमाशय को ढक लेता है तो इस म्यूकस के ढके जाने से अमाशय की आंतरिक दीवार HCl के प्रभाव से किसी तरीके से खराब नहीं होती। साथ के साथ ये म्यूकस जो है वो फूड के साथ भी प्रॉपरली मिक्स होता है और फूड के साथ मिक्स होने के कारण ये उसे लुब्रिकेट करता है, उसे चिकनाई वाला बना देता है। ऐसी स्थिति में जब म्यूकस उस फूड में मिल जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ये अब काइम बन गया। क्या बन गया? काइम, CHYME, काइम बन गया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और सुन लीजिए। ये जो HCl है, इस HCl का काम है फूड को एसिडिक बनाना, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये फूड क्यों एसिडिक बनेगा? क्योंकि पेप्सिनोजेन एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट करना है, तभी जाकर वो कार्य कर पाएगा। दूसरी चीज। तीसरी चीज कि जो HCl है इसका pH इतना कम है, यानी इसकी अम्लीयता इतनी अधिक है, जिसकी वजह से ये भोजन के साथ आए किसी भी जीवाणु या बैक्टीरिया को मार पाने में सक्षम होता है। और इसीलिए आप देखिए, जब तक आप हाथ से एक बाइट उठाकर और मुंह में डालते हैं, इस दौरान आपके हाथ पर लगे हुए बैक्टीरिया या फिर वायुमंडल में, है ना, वायु में जो बैक्टीरिया तैर रहे होंगे अगर कुछ कुछ, तो वो बैक्टीरिया उस भोजन के साथ चिपककर आपके मुख से फिर अंदर चले जाएंगे। मुख में तो बहुत कम अम्लीयता होती है, pH कम होता है, 5.5 का ही होता है, तो इसलिए वहां पर कुछ खास हो नहीं पाता। लेकिन यहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो अम्लीयता आपको HCl की मिल रही है स्टमक में, ये इतनी अधिक है कि ये बैक्टीरिया को मार पाने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे चलेंगे जब, यहां आप देखें आगे, तो जो पेप्सिन एंजाइम है ये क्या करेगा? ये भोजन के प्रोटीन पर काम करता है। किस पर काम करेगा? ये भोजन के प्रोटीन पर काम करेगा। भोजन में जो प्रोटीन है ये उस पर काम करेगा। और इस प्रोटीन पर जब पेप्सिन एंजाइम काम करेगा तो वो उसे प्रोटियोसिस
पेप्टोन और छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ेगा। ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन होता है इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल जैसी इकाइयों से मिलकर। प्रकृति में 20 अमीनो अम्ल मौजूद हैं। इनमें से कुछ अमीनो अम्ल एक साथ इस तरीके से जो है वो बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं, और बॉन्ड बनाकर जुड़ने के बाद जो है वो एक चेन, एक पूरी श्रृंखला अमीनो अम्ल की बना देते हैं। अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल मिलते हैं और उससे जिस तरीके का उनका अरेंजमेंट होता उस तरीके का प्रोटीन यहाँ पर ये निर्माण कर लेते हैं। ध्यान ये रखना है कि चूंकि यहाँ पर कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, है ना, अमीनो अम्ल को जोड़ने में कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, तो मेनी, पॉली का मतलब क्या? मेनी, बहुत सारे, तो इसलिए प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन में जो अमीनो एसिड की चेन बनेगी उसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध जो हैं वो दिखाई देंगे। ठीक, जब पेप्सिन एंजाइम इस पर काम करता है तो वो पेप्सिन एंजाइम इस प्रोटीन को तोड़ेगा, जो कि एक जटिल संरचना है, और इस जटिल संरचना से वो इसे सरल संरचना में परिवर्तित करता है। बहुत सरल तो नहीं करता, लेकिन थोड़ा सरल जरूर कर देता है। तो ये छोटे छोटे जो आपको टुकड़े बनेंगे, अमीनो अम्ल की श्रृंखला के छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, उसमें से कुछ को हम प्रोटियोजेस बोलते हैं, कुछ को पेप्टोन बोलते हैं, और कुछ जो है वो छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में ही मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन जो है उसका पाचन यहाँ पर होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि हमारे मुख में सिर्फ पाचन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, हमारे आमाशय में जो पाचन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? प्रोटीन का होगा। प्रोटीन के अलावा हमारे आमाशय में किसी अन्य पोषक पदार्थ का पाचन नहीं होता, किसी भी अन्य पोषक पदार्थ का पाचन यहाँ पर नहीं होता। अब आपको याद दिलाऊं कि ये जो 3 नाम मैंने लिखे हैं यहाँ बॉक्स में, एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, ध्यान ये रखना है कि ये जो 3 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों नाम के पीछे एज सफिक्स लगा है, या एज प्रत्यय आप कह सकते हैं यहाँ पर लगा है। इस एज प्रत्यय का मतलब ये हुआ कि ये किसी तरीके के एंजाइम का नाम है, और इसके आगे जो प्रीफिक्स लगा है या जो उपसर्ग लगे हैं उससे, या शब्द का जो अगला भाग है, पहला वाला भाग, उससे ये पता चलता है कि ये किस चीज का एंजाइम पाचन करेंगे। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करेगा, और इसके अलावा प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन का पाचन करेगा। अगर कोई आपसे कहता है कि प्रोटीएज है तो इसका मतलब प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। अब यहां पर अगर मैं बताऊं तो ये जो पेप्सिन नाम आया है सामने, ये पेप्सिन भी एक तरीके का क्या है? प्रोटीएज है। ये ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक, अब इससे आगे चीज सुनिए। देखिए, जो हमारे यहां शिशु होते हैं, शिशु, वो शिशु अपने शैशवावस्था में या अपने उस इन्फेंसी के एज में, है ना, बहुत भोजन तो करते नहीं है, उनके तो दांत ही नहीं होते, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? माता के दूध पर आश्रित होते हैं, या फिर अगर किसी कारणवश उन्हें माता का दूध पूरा नहीं मिलता या एकदम ही नहीं मिलता, तो उस स्थिति में उन्हें जो है वो बाहर के पशु यानी गाय, बकरी, इस तरीके के पशुओं के दूध को जो है वो दिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली शिशु जो होते हैं वो दूध पर निर्भर होते हैं, और तब तक ये दूध पर निर्भर होता है जब तक वो सॉलिड फूड लेना शुरू नहीं कर देते, जो कि 6 महीने या उससे अधिक आयु के बच्चे धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं। दाल के पानी या खिचड़ी से उनका भोजन शुरू किया जाता है, और फिर धीरे धीरे वो जो जैसे जैसे बड़े होते हैं, 1 साल का होते होते वो फिर धीरे धीरे सॉलिड फूड लेने लगते हैं। ठीक, तो अभी यहां पर बताऊं कि जब शिशु पूरी तरीके से दूध पर आश्रित है तो निश्चित रूप से ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये उन शिशुओं में कोई काम बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि शिशुओं के आमाशय में चूंकि पेप्सिन एंजाइम बहुत काम नहीं कर सकता, ये निकलता भी नहीं है, और पेप्सिन की जगह शिशुओं के आमाशय में एक प्रोटीन पचाने वाला ही दूसरा एंजाइम निकलता है जिसको रेनिन बोलते हैं। लेकिन रेनिन की खासियत यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या करता है? सिर्फ दुग्ध प्रोटीन का पाचन कर पाता है। चूंकि सिर्फ दुग्ध आश्रित है, इसलिए उसे दुग्ध के प्रोटीन को ही पचाने की आवश्यकता है। यह काम शिशु के आमाशय में रेनिन एंजाइम करता है। ठीक है, रेनिन आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि शिशु के आमाशय में
प्रोटीन पचाने के लिए कौन सा एंजाइम निकलता है, या पेप्सिन एंजाइम के स्थान पर कौन सा एंजाइम निकलता है, ऐसा कुछ प्रश्न पूछते हैं। आपका आंसर होगा यहां पर रेनिन। आंसर क्या होगा? रेनिन आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे चले। तो अब भोजन को हमने पचा लिया, और भोजन पचाने के बाद यहां स्टमक में अब भोजन ये बन गया काइम। काइम का मतलब बहुत चिकनाई युक्त। ये लेकिन ये चिकनाई कैसा है? ये चिकनाई वसा की चिकनाई नहीं है, बल्कि ये चिकनाई जो है वो म्यूकस की चिकनाई है। किसकी चिकनाई है? म्यूकस की चिकनाई है। इसके बाद जो फूड है वो कहां पहुंच जाएगा? आपको मैं फिर से उस पाचन तंत्र के चित्र को दिखाता हूं, वहां से आपको समझ में आएंगी चीजें। पाचन तंत्र का चित्र देखने के बाद हमें समझ में आता है, एक मिनट, पाचन तंत्र का चित्र देखने के बाद एक बार हमें समझ में आता है कि यहां पर जो है यहां पर जो है हाँ जी, यहां पर जो है वो आपको जो भोजन है वो अमाशय से निकलने के बाद कहां चला आएगा? अमाशय से निकलने के बाद ये चला आएगा इस तरीके से, इस छोटे से नलिका में, जिस नलिका को हम ग्रहणी या डियोडेनम बोल रहे हैं। ये ग्रहणी जो है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको जब इस पूरे पाचन तंत्र को डिस्कस कर रहा था मैं, कि डियोडेनम के साथ जैजनम और जैजनम के साथ इलियम, ये तीन हिस्से मिलकर छोटी आंत का निर्माण करते हैं। किसका? छोटी आंत का निर्माण करते हैं। तो इस छोटी आंत के पहले वाले हिस्से डियोडेनम या फिर ग्रहणी में अब हम देखेंगे क्या होता है। देखिए, अमाशय में जो भोजन है वो लगभग 4 से 5 घंटे रहता है, ऐसा बताया जाता है। ऐसा क्यों बताते हैं? ऐसा इसलिए बताते हैं क्योंकि अमाशय जो है उसमें आपको भोजन पूरा इकट्ठा मिलता है, और वो जो भोजन है वो आगे चलता है। तो आगे अमाशय जितना बड़ा पाउच लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, यहां पर छोटी नलिका है जिससे होकर भोजन को पार करना है। तो ये भोजन यहां से पार करेगा जब, तो उस दौरान क्या होगा? भोजन के छोटे छोटे चंक यहां से गुजरेंगे, और इसलिए अमाशय में जितना भोजन भरा है उस पूरे भोजन को खाली होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। उस पूरे भोजन को खाली होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। भोजन का जब छोटा चंक डियोडेनम में या फिर आप कहते हैं ग्रहणी में पहुंचता है, तो उसी समय ये जो लिवर है, इस लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर है, यानी कि यहाँ पर पित्ताशय है। इस पित्ताशय से पित्त रस जो है ना, इस पित्ताशय से पित्त रस जो है वो निकलेगा, और ये पित्त रस जो है, यहाँ पित्ताशय में पित्त रस भरा है, और ये पित्त रस जो है वो आगे आकर ड्यूडेनम में जो फूड आया है उसमें आकर मिलेगा। ध्यान ये रखना है कि पित्ताशय में जब ये फूड आता है ना, पित्ताशय में जब ये फूड आता है, पित्तरस वहां से निकलता है, सॉरी, और आकर फूड में मिलता है। ठीक है, किस में मिलेगा? फूड में मिलेगा। तो इस फूड में आने के बाद पित्ताशय जो है उस फूड को इमल्सिफाई करने का काम करता है, और इमल्सिफाई करने के साथ साथ क्षारीय बनाने का काम करता है। क्या काम करेगा? सॉरी, इमल्सिफाई करने का काम करेगा, और इमल्सिफाई करने के साथ साथ क्षारीय बनाने का काम करेगा। इन चीजों पर थोड़ा अभी चर्चा 1 मिनट रुक के करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पित्त रस है वो यकृत में उपस्थित पित्ताशय में संग्रहित रहता है, और पित्ताशय जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपने अभी चित्र में देखा, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ये पित्तरस संग्रहित रहेगा। इस पित्तरस का अगर कॉम्पोजिशन आप देखेंगे तो इसमें 2-3 तरह की चीजें होती है। एक तो इसमें बाइल पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट जो है ये पीले रंग के वर्णक होते हैं, ठीक है, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एक बिलीरुबिन है और एक बिलीवर्डिन है। ये दोनों वर्णक जो है आरबीसी की कोशिका के टूटने के कारण निर्मित होते हैं, और इसलिए ये लिवर के द्वारा, जब लिवर में आरबीसी टूटता है तो उसके द्वारा यहाँ पर इकट्ठा कर दिए जाते हैं बाइल जूस के साथ। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर कुछ बाइल सॉल्ट्स या पित्त के अंदर कुछ लवण अलग अलग प्रकार के, विशेष रूप से बाइकार्बोनेट लवण जो है यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की भी थोड़ी थोड़ी मात्रा यहाँ पर इस बाइल जूस में होती है, या फिर इस पित्तरस में होती है। लेकिन ध्यान ये देना है
कि जो पित्तरस है इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, यानी पित्तरस जब निकलेगा और फूड में आकर मिक्स होगा तो वो फूड के किसी पोषक पदार्थ का पाचन नहीं करेगा, है ना। फूड के या भोजन के किसी पोषक पदार्थ का पाचन नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जब भोजन के हिस्से में आकर मिलेगा तो वो क्या करेगा, उस भोजन को क्षारीय बनाने का काम करेगा। जैसे मैंने यहां बताया आपको, क्षारीय क्यों बनाएगा भाई, देखो जो अमाशय से भोजन आ रहा है उसमें HCl प्रॉपर मिला हुआ है और वो अम्लीय भोजन है। कैसा भोजन है, अम्लीय भोजन। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भोजन का हिस्सा ड्यूडेनम में पहुंचता है तो यहां पर भोजन के अलग अलग पोषक पदार्थों को आगे और छोटे टुकड़ों में या और छोटे स्वरूप में बदलने के लिए, उनके ब्रेकडाउन के लिए कुछ एंजाइम और भी आएंगे जो एक दूसरे रास्ते आएंगे, अभी हम थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो एंजाइम वहां पर आएंगे, ये एंजाइम क्या करेंगे, भोजन को, उसके पोषक पदार्थों को तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये एंजाइम तभी काम करेंगे जब भोजन क्षारीय माध्यम का हो। तो इसलिए जो पित्त रस होता है वो आमाशय से आए भोजन को पहले तो अपनी क्षारीयता से उदासीन बनाता है, क्योंकि वो भोजन अम्लीय होता है, और उसके बाद और ज्यादा मिलकर उस भोजन को क्षारीय बना देता है, ठीक है। तो ये एक काम हो गया। दूसरा काम क्या हुआ कि भोजन में जो वसा के अणु होते हैं, इन वसा के अणुओं को, क्योंकि अभी तक वसा के अणुओं का किसी भी तरीके का कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, उनको किसी प्रकार से तोड़ा नहीं गया, तो जो वसा के अणु होंगे उन वसा के अणुओं को और छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। उन छोटे टुकड़ों को हम बोलते हैं कि ये इमल्सिफाई हुआ, है ना। छोटे टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया को हम इमल्सिफिकेशन या हिंदी में उसे पायसीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायसीकरण बोलते हैं। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इमल्शन जो है वो एक तरीके का ऐसा सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्ट्स जो होते हैं या सॉल्यूट्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो होमोजेनिटी शो नहीं करते, यानी द्रव जो घोल होता है उसके साथ समांगता नहीं बनाते, पूरी तरीके से घुले नहीं होते। जैसे पानी में अगर आप चीनी डालें और चीनी को ऐसे कुछ देर स्टर करें, घोलें, तो वो चीनी फिर दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि चीनी पूरी तरीके से क्या हुआ, जल में घुल गया और वो एक पूरा एक समांग घोल या होमोजेनस सॉल्यूशन बन गया, ठीक। लेकिन अगर आप दूध की बात करेंगे तो दूध को हम सॉल्यूशन न बोलकर उसको इमल्सन बोलते हैं। इमल्शन का मतलब क्या हुआ कि दूध में जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं, वो घुले नहीं होते बल्कि वो तैर रहे होते हैं। क्योंकि दूध का रंग सफेद है इसलिए आपको वो प्रॉपरली दिखाई नहीं दे पाते, लेकिन दूध में वाकई में जो वसा के अणु होते हैं या वसा के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, गोलक होते हैं, वो तैर रहे होते हैं। और जब आप दूध उबालते हैं तो वसा के गोलक कहाँ हो जाते हैं, ऊपर आकर, और मलाई की परत बन जाती है, ठीक है। जितने ज्यादा वसा के गोलक होंगे मलाई की परत उतनी ज्यादा होगी। अगर दूध वाले ने दूध में पानी मिला दिया है तो अनुपात जो होगा वो पानी और बाकी के हिस्सों का ज्यादा हो जाएगा, वसा के गोलक कम हो जाएंगे तो मलाई पतली जमती है या मलाई नहीं जम पाती है। ऐसा भी आपने देखा होगा, राइट। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा था कि इमल्शन का फॉर्म मतलब ऐसा घोल जिसमें उसका सोल्यूट या उसका जो विलेय पदार्थ होता है वो पूरी तरीके से घुला नहीं होता, उस घोल का समांग हिस्सा नहीं बन पाता, राइट। तो यहां पर भी जो वसा के अणु हैं उनका इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण होता है। जो भोजन के साथ वो मिक्स होते हैं, उस भोजन में क्या किया जाता है, उस भोजन में उनको इस स्वरूप में बदला जाता है, इन ऐसे छोटे गोलकों में बदला जाता है, जिससे कि अब आगे जब एंजाइम आएंगे तो वो एंजाइम उन वसा के गोलकों पर काम कर सके और उसको तोड़कर और छोटे और सरल रूप में बदल सके, ठीक है। तो ये काम हो गया पित्तरस का। अब ड्यूडेनम में ही क्या हो गया कि एक तरफ तो आपने देखा कि पित्तरस आ रहा है लिवर की तरफ से, उसी ड्यूडेनम में एक और वाहिका आकर खुलती है जिसको हम अग्नाशयिक वाहिका या अंग्रेजी में पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। देखिए नाम से तो आपको पता चल गया होगा, अग्नाशय से आने वाली वाहिका को अग्नाशयिक वाहिका बोलते हैं, पैंक्रियास से आने वाले डक्ट को पैंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। तो ये डक्ट या वाहिका या नलिका जो है वो आकर अगर ड्यूडेनम में खुल रही है तो वो भी कोई ना कोई चीज लेकर आ रही होगी। कौन सी चीज लेकर आ रही है, तो कहा ये लेकर आती है अग्नाशयिक रस। क्या लेकर आती है, अग्नाशयिक रस लेकर आती है ये वाहिका। इस अग्नाशयिक रस का जो स्राव होता है वो कौन करेगा, अग्नाशय करेगा, पैंक्रियास करेगा,
जो कि स्टमक के पीछे वाले हिस्से में जो है उपस्थित होता है। आपने चित्र में देखा होगा कि थोड़ी लंबी सी एक ग्रंथि के रूप में ये पाया जाता है। इस पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशयिक रस आता है, उसके कॉम्पोजिशन को अगर आप देखेंगे तो कई चीज़ें होती है, जैसे उसमें ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं, उसमें एमाइलेज होता है, उसमें लाइपेज होता है और उसमें न्यूक्लिएज होता है। ये 4 तरीके के मुख्य एंजाइम है जो कि अग्नाशयिक रस का हिस्सा होते हैं। इन एंजाइमों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है, ये मुख्य रूप से प्रोटीन के पाचन में योगदान करता है। ये किसमें योगदान करेगा? प्रोटीन के पाचन में योगदान करेगा। ठीक है, प्रोटीन के पाचन में योगदान करेगा। ठीक है, उसके अलावा आप देखें एमाइलेज, आप सब लोगों को पता है, अभी पीछे पढ़ाया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में योगदान करेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लाइपेज, सबको पता है, लिपिड या फिर फैट, है ना, लिपिड या फिर फैट या वसा जिसको आप बोलते हैं, उसके पाचन में ये सहायता करता है। तो 3 चीज़ें तो हमारे फूड में आ रही हैं, ये सबको पता है। लेकिन एक चौथी चीज़ भी हमारे फूड के साथ आती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये हमारे शरीर के अंदर या कोशिका में जो है वो डीएनए या आरएनए, इस तरीके के नाम आपने सुन रखे होंगे, इन रूपों में उपस्थित होता है। डीएनए आप बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए आप बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी हमारे भोजन का हिस्सा होते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन के साथ जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो भी किसी न किसी सजीव या पादप से प्राप्त है या किसी जंतु से प्राप्त है। अगर पादप से प्राप्त हो तो भी और जंतु से प्राप्त हो तो भी, बनती तो क्या है आती तो सजीव के अंतर्गत ही है और बनेंगी कोशिका से। कोशिका के अंदर होगा केंद्रक, केंद्रक के अंदर होंगे डीएनए और आरएनए जैसे मॉलिक्यूल्स। तो ये न्यूक्लिक एसिड, अगर आप भोजन को खा रहे हैं और सपोज कि आपने कच्चा भोजन खाया, पकाया नहीं, तो उनके डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं? वहां पर जीवित अवस्था में होते हैं, आप कह सकते हैं। और इसलिए ये डीएनए और आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब आप भोजन निगल लेते हैं, अमाशय से होते हुए ड्यूडेनम में पहुंच गया, तो ड्यूडेनम में पहुंचने के बाद ये न्यूक्लिक एसिड भी ऐसा हिस्सा होगा जिसका पचाया जाना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए इस न्यूक्लिक एसिड को पचाने के लिए जो एंजाइम निकलेगा उसको हम नाम देंगे न्यूक्लियेज एंजाइम का। उसको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियेज एंजाइम का नाम देंगे। अब आपको आगे बताता हूं। जो 4 तरीके के एंजाइम मैंने आपको बताए, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम, ठीक, इसके अलावा लाइपेज एंजाइम या फिर न्यूक्लियेज एंजाइम, ये 4 तरीके के एंजाइम अपने अपने हिस्से के जो पोषक पदार्थ होंगे ये उनको चुनकर उन पर एक्ट करना शुरू करते हैं। ध्यान रखना है कि जो भोजन आया है, जो काइम स्टमक से निकलकर आकर ड्यूडेनम तक पहुंचा है, उस काइम में अगर आपने हर एक तरीके के भोजन खाए हैं तो कहीं ना कहीं उस काइम में ये चारों चीज़ें मौजूद होंगी जो कि अमाशय से आगे बढ़कर आई हैं। कौन कौन सी चीज़ें? कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो वहाँ पर मौजूद होगा, लिपिड का तो अभी पाचन ही नहीं हुआ तो वो होगा, न्यूक्लिक एसिड का भी कोई पाचन नहीं हुआ वो होगा, और जो प्रोटीन पचा था उस प्रोटीन को आपने पीछे देखा था कि वो कुछ छोटे पॉलीपेप्टाइड या छोटे प्रोटीन के रूप में, प्रोटीएजेस के रूप में और पेप्टोन के रूप में बदल गए थे। तो ये वाले रूप अब कहाँ आ गए? ड्यूडेनम में। और इन पर कौन काम करेगा? ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन नाम का जो है वो एंजाइम काम करेगा। ट्रिप्सिन या आप काइमोट्रिप्सिन भी, क्योंकि ये काइम पर काम करने वाला ट्रिप्सिन है इसलिए काइमोट्रिप्सिन नाम दिया गया। ये इन तीनों पर जो है वो काम करेंगे। जब ये काम करेंगे तो ये इसको बदल देंगे किसमें? डाइपेप्टाइड में। डाइपेप्टाइड का मतलब हो गया कि 2 पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए अमीनो अम्ल की श्रृंखला के रूप में ये परिवर्तित हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं, अगर आपने डाइपेप्टाइड बोल दिया तो इसका मतलब कि 3 अमीनो अम्ल होंगे और उन 3 अमीनो अम्लों के बीच 2 पेप्टाइड बंध लगे होंगे, इनको आप डाइपेप्टाइड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोटीन अब एक बार और टूटा। प्रोटीन ऑलरेडी अमाशय में कुछ टूट चुका था,
लेकिन उसके बाद अमाशय से जब निकल के भोजन ड्यूडेनम में पहुंचा, ग्रहणी में पहुंचा, तो वहां पर भी प्रोटीन पर फिर से हमला हुआ, प्रोटीन पर फिर से एंजाइमों ने काम किया, और इस बार ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नाम के एंजाइम ने काम करके उस प्रोटीन से बने छोटे पदार्थों को या छोटे रूप वाले पोषक पदार्थों को और छोटा कर दिया, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करके। ठीक, इसके बाद इसी पैंक्रियाज से एमाइलेज निकला, जिसको पैंक्रियाटिक एमाइलेज या सिर्फ एमाइलेज भी बोल सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, और मुख्य रूप से आप देखें, अगर स्टार्च पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है माउथ में, तो वो स्टार्च आपके स्टमक से होते हुए कहां पहुंच जाएगा? ड्यूडेनम में। स्टमक में भी कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन हुआ नहीं था, तो इसलिए स्टमक से होते हुए ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पहुंच जाएगा कहां? ड्यूडेनम में। जब ये ड्यूडेनम में पहुंचेगा तो वहां पर आपको मैं बताऊं कि इस पर एमाइलेज काम करेगा और ये इसे डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। डाइसैकेराइड का मतलब क्या हुआ? डाइसैकेराइड का अर्थ होता है जब आप मोनोसैकेराइड की दो चेन्स को जोड़कर कोई कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब आप कहेंगे मोनोसैकेराइड तो आपने बताया नहीं, डाइसैकेराइड के बताए जाने में आपने मोनोसैकेराइड यूज कर लिया। तो डाइसैकेराइड जो होते हैं वो बोलते हैं कि दो मोनोसैकेराइड अगर मिल जाए, ये मोनोसैकेराइड क्या है? तो बोले कि कुछ कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आप कह सकते हैं कि 1:2:1 के अनुपात में मिलते हैं, और उनसे एक चेन बनता। मान लीजिए 6 कार्बन की एक चेन बनी, 7 कार्बन की एक चेन बनी, 5 कार्बन की एक चेन बनी, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन आप कह सकते हैं कि दुगनी मात्रा में या दुगनी संख्या में, और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के बराबर मात्रा में, है ना, कार्बन के बराबर मात्रा में या बराबर संख्या में उपलब्ध होता है। ऐसे अगर दो चेन मिल जाए तो उनको हम डाइसैकेराइड बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड बोलेंगे। आपको मैं बताऊं कि 3 मुख्य प्रकार के डाइसैकेराइड जो है वो बनते हैं। इनमें से एक जो है वो है माल्टोज, दूसरा है सुक्रोज, और तीसरा है लैक्टोज। कौन कौन से? एक माल्टोज है, एक सुक्रोज है, और तीसरा लैक्टोज है। ये डाइसैकेराइड है। और ध्यान रखेंगे कि अगर ये डाइसैकेराइड है तो ये जब आगे टूटेंगे तो ये टूटने के बाद मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट होंगे? मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरी चीज जो हमारे भोजन के साथ आई वो आई वसा। अभी तक वसा का कहीं पाचन हुआ नहीं था। वसा का सर्वप्रथम पाचन जब हमारे पाचन तंत्र में होता है तो वो ड्यूडेनम में ही होता है, और वो इसलिए क्योंकि एक तो वसा बहुत ही जटिल संरचना होती है अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और इस जटिल संरचना में जिसका निर्माण ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से हुआ है, उस पर एक बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम की आवश्यकता होती काम करने की। ये एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्षारीय माध्यम में ही काम करते, तो जब लाइपेज पैंक्रियाटिक जूस के साथ आता है तो वो लाइपेज इस वसा पर, जो कि इमल्सिफाई हो चुका है पित्तरस के प्रभाव से, इस वसा पर काम करता है और वो उसको बदल देता है किसमें? डाइग्लिसराइड्स में बदल देता है। किसमें? डाइग्लिसराइड्स में बदल देता है। और फिर वही लाइपेज इस डाइग्लिसराइड पर भी काम करता है और उसे और छोटे टुकड़े यानी मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। ठीक है, तो वसा यानी लिपिड से बने डाइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड से बन गए मोनोग्लिसराइड। ठीक, कुछ डाइग्लिसराइड बचे भी रह जाएंगे और कुछ मोनोग्लिसराइड भी जो है वो वहां पर उपस्थित होंगे। ठीक, चौथी चीज मैंने बताया न्यूक्लिक अम्ल। मैंने बताया ये न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए या फिर आरएनए के रूप में जो है उपस्थित होंगे। ठीक है, डीएनए या आरएनए के रूप में उपस्थित होंगे। और इन पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? कहा न्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा। ये न्यूक्लियस एंजाइम इनको तोड़ देगा किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में। और जब ये न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे तो इन पर न्यूक्लियोटाइडेज नाम का एंजाइम काम करेगा और वो इन्हें बदल देगा किसमें? न्यूक्लियोसाइड्स में। किसमें बदल देगा? न्यूक्लियोसाइड्स में। आप में से जिन लोगों को डीएनए की या आरएनए की संरचना नहीं पता होगी उनके लिए यहां पर थोड़ा मुश्किल है, बट मैं आपको बता दूं कि ये जो डीएनए की संरचना है, इस डीएनए की संरचना में एक विशेष प्रकार का शुगर होता है जिसको आप पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाले शुगर के रूप में देखते हैं।
और ये जो पेंटोज शुगर है वो दो प्रकार का होता है। एक पेंटोज शुगर होता है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाला एक शुगर है। और जो दूसरा शुगर होता है ना, उसको आप सिर्फ और सिर्फ राइबोज शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर बोलते हैं, है ना। उसको सिर्फ और सिर्फ राइबोज शुगर बोलते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो डीएनए है इसके निर्माण में ये वाला डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो लगता है, और जो आरएनए होता है इसके निर्माण में ये राइबोज शुगर लगता है। आप नाम से परिचित हो तब आपको पता चले। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहां से आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि एक्चुअली ये जो शुगर की वैरायटी है या ये जो शर्करा की वैरायटी है जो डीएनए के निर्माण में योगदान कर रही है, उस शर्करा का मॉलिक्यूल कैसा है, वो डीऑक्सीराइबोज है या फिर राइबोज है, सिर्फ उसके आधार पर यह निर्णय होता है कि इससे कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, डीएनए बनेगा या आरएनए। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा आपको बताऊं मैं कि ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है, इस शुगर के मॉलिक्यूल के साथ एक नाइट्रोजनस बेस कोई सा भी जो है वो लगा रहेगा। सपोज किया यहां पर मैंने ए लिख दिया, ए का मतलब एडेनिन हो गया। ए का मतलब क्या हो गया? एडेनिन हो गया। और ये जब एडेनिन जो है जब इतना बन जाएगा तो इसको आप क्या बोलेंगे? एक न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ठीक है, शुगर के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजनस बेस लग गया या नाइट्रोजन युक्त क्षार लग गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ध्यान रखेंगे क्या मैं लिख रहा हूं, इसको आप बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। सॉरी, ये न्यूक्लियो नहीं लिखा गया है, थोड़ा सा गलती है। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, इसमें जब फॉस्फोरिक अम्ल का एक अणु या एक मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा, तब इसको आप पूरा करके बोलेंगे क्या? तब इसको आप पूरा करके बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो अभी आपको समझ में आया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड ये पूरा हिस्सा जो है। अब आप कहेंगे कि ये पूरा हिस्सा तो आपने बताया, तो इसमें और दूसरी चीजें क्या है? देखिए, जो डीएनए बनता है, डीएनए को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अगर ये शब्द लिखा हुआ मिलकर आए तो आप बिल्कुल इसको मानिएगा कि ये डीएनए के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला इसका मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड लाइन में लग जाएंगे, श्रृंखला बना लेंगे, सीरीज बना लेंगे। और जब ये लाइन में लगेंगे न्यूक्लियोटाइड, तो इनमें नाइट्रोजनस बेस चेंज होगा, है ना। जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो 4 तरीके का होता है। एक नाम होता है एडेनिन, दूसरा नाम होता है गुआनिन, ठीक है, तीसरा नाम होता है थायमिन, और चौथा नाम होता है साइटोसिन। वैसे एक पांचवा भी होता है जिसको आप यूरेसिल बोलते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। और ध्यान रखेंगे कि हर एक नाइट्रोजनस बेस के साथ ये शुगर का मॉलिक्यूल और फॉस्फोरिक अम्ल का या फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो जुड़ेगा, और इनके जुड़ने के साथ क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। एडेनिन के साथ जब शुगर जुड़ेगा और फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ेगा तो एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड बन गया। उसी तरीके से गुआनिन का बन जाएगा, फिर थायमिन का बन जाएगा, और इसके अलावा साइटोसिन का बन जाएगा, है ना। तो ये चीज समझ में आई आपको कि जो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कोई एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, कोई गुआनिन का, कोई थायमिन का, कोई साइटोसिन का। लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये जो आपको न्यूक्लियोटाइड यहां दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली जब सीरीज बनाते हैं, जब एक श्रृंखला बनाते हैं, तो उस श्रृंखला में डबल हेलिक्स बनता है। डबल हेलिक्स का मतलब हो गया कि 2 कुंडली यहां पर बनेगी।
एक तो देखिए मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, तो दूसरी जो है उसके पैरेलल और उल्टी चलती हुई इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब ये कुंडली जहां जहां मुड़ रही है वहां वहां मैं आपको बताऊं कि दो मोड़ के बीच में, इनके बीच में जो है वो 10 बॉन्ड इस तरीके से बनते हैं। कितने बनते हैं? 10 बॉन्ड इस तरीके से बनते हैं, ठीक। हर एक बॉन्ड जो है वो या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक दोहरा बंध होगा या एक तिहरा बंध होगा, लेकिन हर एक मोड़ पर 10 ही न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड इस वाले पर और 10 न्यूक्लियोटाइड जो है वो इस वाले पर, ठीक है। 10 न्यूक्लियोटाइड इस वाले पर और 10 न्यूक्लियोटाइड इस वाले पर, वो जोड़कर ये पूरी एक श्रृंखला बनाएंगे। और बाद में इसमें से मैं आपको बताऊं कि पेयरिंग होती है ना। अगर एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है एक स्ट्रैंड पर या एक इस तरीके से संरचना पर, तो इसके साथ जुड़ जाएगा क्या? थायमिन, यानी टी जुड़ जाएगा। और टी के साथ ही एडेनिन हमेशा टी के साथ यानी थायमिन के साथ, थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ ही क्या होता है? मिलता है। उसी तरीके से अगर गुआनिन की बात मैं करूं तो गुआनिन जो है ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है साइटोसिन से। ये भी नाइट्रोजिनस बेस है, ये भी नाइट्रोजिनस बेस है, लेकिन इन दोनों की कैटेगरी है। जो एटी एज और जी है यानी एडेनिन और गुआनिन है, इनको हम बोलते हैं प्यूरिन। इनको हम क्या बोलते हैं? प्यूरिन बोलते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि ये जो थायमिन और साइटोसिन है ना, ये जो थायमिन और साइटोसिन है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पाइरीमिडीन, ठीक है, पाइरीमिडीन, ठीक है, इनको बोला जाता है पाइरीमिडीन। तो जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो उसमें एक प्यूरिन का न्यूक्लियोटाइड हमेशा दूसरे पाइरीमिडीन के न्यूक्लियोटाइड से ही जोड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी एकदम कॉम्बिनेशन डिफाइंड है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ ही जुड़ेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही जो है वो जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक तो न्यूक्लियोसाइड बन गया, ये वाला हिस्सा जो है वो न्यूक्लियोसाइड का हो गया। और जब इसमें फास्फोरिक अम्ल मिल गया तो इसने बना दिया जो संरचना, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। इसने जो संरचना बना दी उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो वो कहा जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहे जाते हैं। इनमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो जुड़कर पूरी श्रृंखला बनाते हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स को अगर आपको और तोड़ना है फर्दर, तो उसके लिए न्यूक्लियोटाइडेज नाम का जो है वो एंजाइम लगेगा। न्यूक्लियोटाइडेज जो है जब लग जाएगा तो उससे होगा ये कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को और छोटे अणुओं में तोड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है, इसमें फास्फोरिक अम्ल जो है जब आकर इस न्यूक्लियोसाइड में जुड़ता है तो उससे क्या बन जाता है? उससे न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो अब प्रक्रिया ये होगी कि न्यूक्लियोटाइड्स पर न्यूक्लियोटाइडेज नामक एंजाइम जो है वो एक्ट करता है। उससे वो इस फास्फोरिक अम्ल को, ये जो फास्फोरिक अम्ल आपको दिख रहा है ना, ये फास्फोरिक अम्ल जो आपको दिख रहा है, ये फास्फोरिक अम्ल जो आपको दिखा यहां पर, ठीक है, सॉरी, ये फास्फोरिक अम्ल जो यहां पर आपको दिखा, ये फास्फोरिक अम्ल क्या होता है? ये यहां से, ये फास्फोरिक अम्ल जो है यहां से अलग हो जाएगा। तो जब अलग हो जाएगा तो अब जो बच गया हिस्सा उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड्स बोलेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स और टूटा तो क्या बन गया? फास्फोरिक अम्ल हटाकर न्यूक्लियोसाइड बन गया, ठीक है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आगे की चीज और आसान हो जाएगी आपके लिए। देखिए अब फूड तो आ गया छोटी आंत वाले हिस्से में, और छोटी आंत वाले हिस्से में आपको बताया था कि वहां पर ड्यूडेनम से आगे का हिस्सा जो है वो एक छोटी नलिका जो कि बड़ी आंत के पीछे से होकर गुजरती है, इसको हम बोलते हैं जेजनम। जेजनम एक बहुत ही छोटी नलिका और आप ये कह सकते हैं कि छोटी आंत का ऐसा हिस्सा है जहां पर अब जो रस निकलेगा और उस रस के एंजाइम से जो पाचन होगा
वो लगभग लगभग फाइनल सा पाचन हो जाता है। ठीक है, तो जेजनम में जब पहुंचती है तो जेजनम की दीवार में होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स या आंत्र ग्रंथियां। ये आंत्र ग्रंथियां जो है वो आंत्र रस स्रावित करेंगी। क्या स्रावित करेंगी? आंत्र रस स्रावित करती हैं। और ये जो आंत्र रस होता है इंटेस्टाइनल, ये जो आंत्र रस होता है या इंटेस्टाइनल जूस जिसको बोलते हैं, अगर आप इनका कॉम्पोजिशन देखेंगे तो इनके कॉम्पोजिशन में भी आपको कई सारे एंजाइम्स मिलेंगे। उनमें से आप देखें जो चीजें पीछे बनी हैं उनको ही आगे तोड़ने वाले एंजाइम यहां पर काम करेंगे। सबसे पहले हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन जो है लास्ट टाइम जब ड्यूडेनम में टूटा तो ड्यूडेनम में टूटने के बाद ये डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया था, है ना। ड्यूडेनम में टूटने के बाद ये डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया था। अब जब डाइपेप्टाइड्स जो हैं यानी अमीनो अम्ल जुड़े हुए हैं दो बंधों से, पेप्टाइड बंध से, अब ये डाइपेप्टाइड जब अमीनो अम्ल पर जब डाइपेप्टाइड्स पर जो है वो हमला होगा डाइपेप्टाइडेज एंजाइम का, तो वो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम इन डाइपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देता है अमीनो अम्ल में। अब देखिए इस अमीनो अम्ल से ज्यादा छोटा आप प्रोटीन को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन बनाने की इकाई के रूप में जानी जाती है। ठीक, इसके बाद देखिए 3 डाइसैकेराइड बने थे, अगर आपको याद हो। ये जो दूसरा हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए है। 3 डाइसैकेराइड्स बने थे। कौन कौन से? माल्टोज बना था, सुक्रोज बना था और लैक्टोज बना था। 3 डाइसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज बने। माल्टोज पर काम किया माल्टेज नामक एंजाइम ने, और इसने माल्टोज को तोड़ दिया 2 मोनोसैकेराइड में। 2 मोनोसैकेराइड एक समान है, यहां पर एक है ग्लूकोज तो दूसरा है ग्लूकोज। जैसे आप गाने में सुनते हैं एक है राम तो दूजा लखन, यहाँ लेकिन यहाँ पर लखन कोई नहीं है, यहाँ पर दोनों जो है वो राम राम ही है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज ही है। तो माल्टोज में जो 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं वो एकदम सिमिलर होते हैं, इन दोनों को आप ग्लूकोज के रूप में ही देखेंगे। लेकिन जैसे ही दूसरे डाइसैकेराइड पर आते हैं, इसका नाम है सुक्रोज। ध्यान रखेंगे सुक्रोज को पचाने वाला जो एंजाइम है वो है सुक्रेज। नाम तो बड़ा आसान है, सुक्रोज के लिए सुक्रेज। और ये जो सुक्रेज है जब सुक्रोज को तोड़ेगा तो वो इसके यूनिट यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। यानी सुक्रोज के बनाए जाने में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लगता है, लेकिन उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ साथ क्या लगता है? फ्रक्टोज का भी एक मॉलिक्यूल लगता है। ध्यान ये रखना है कि ये जो फ्रक्टोज है ये एक्चुअली कहा जाता है फ्रूट शुगर। क्या कहा जाता है? फ्रूट शुगर। तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि फलों का जो मीठापन है वो इसी फ्रूट शुगर की वजह से या फ्रक्टोज की वजह से होता है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कोई ऐसी बात नहीं होगी जो कि मैं बिना जाने बुझे जो है वो बोल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि फ्रक्टोज के साथ ग्लूकोज जब मिलेगा तो उससे सुक्रोज बनेगा। सुक्रोज आप घर में इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर। चीनी का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या है? सुक्रोज है। ठीक, दूसरी चीज माल्टोज और सुक्रोज के अलावा आप देखें तो लैक्टोज भी यहां पर उपस्थित होता है। लैक्टोज जो है उसको आप दुग्ध कार्बोहाइड्रेट या फिर सिंपली कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। लैक्टोज पर काम करेंगे कौन से एंजाइम? लैक्टेज। माल्टोज पर माल्टेज ने काम किया था, सुक्रोज पर सुक्रेज ने काम किया था, तो अब लैक्टोज पर कौन काम करेगा? लैक्टेज एंजाइम काम करेगा। ये लैक्टेज जब काम करेगा तो वो लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में और इसके अलावा गैलेक्टोज के एक मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में और गैलेक्टोज के एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो गैलेक्टोज जो है वो लैक्टोज बनाने में अपनी हिस्सेदारी निभाता है, फ्रक्टोज जो है वो सुक्रोज बनाने में अपनी हिस्सेदारी निभाता है। और ये दोनों जो अलग अलग यूनिट्स मिल रहे हैं वो मिलते किसके साथ है? ग्लूकोज के साथ। यानी ग्लूकोज मेन कंपोनेंट है किसी भी शुगर का या कार्बोहाइड्रेट का, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद देखिए फैट का मॉलिक्यूल अब लेते हैं। जो फैट का मॉलिक्यूल है वो 2 रूपों में वहां पर बना था, डाइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड के बाद मोनोग्लिसराइड के रूप में बदला था। अब क्या होगा कि इन आंत्र ग्रंथियों से जो आंत्र रस निकला है उसमें लाइपेज एंजाइम भी होगा।
ठीक है, उसमें क्या होगा, लाइपेज एंजाइम होगा। लाइपेज नाम आ गया, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, लाइपेज नाम आने का मतलब सीधा सीधा है कि यहां पर लिपिड का पाचन होगा। तो वो लिपिड जो है, जब उस पर डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड पर ये लाइपेज काम करेंगे, तो उसको इनके बेसिक यूनिट्स यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देंगे इसको, है ना, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड को। ठीक, अब इससे सिंपल जो है वो लिपिड टूट भी नहीं सकता, है ना, ये इसके सबसे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल में से है ना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो आगे का हिस्सा जो है यहां पर, वो मैं आपको ऐसे बता देता हूं। इससे आगे जब चलेंगे आप, ठीक है, इससे आगे जब चलेंगे आप, तो अब आपके पास बच गया क्या, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में क्या बच गया था, न्यूक्लियोसाइड। मैं यहां पर जो है पेन का कलर चेंज करता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक, और यहां पर देखिए आपको मैं बताऊं, न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, इस न्यूक्लियोसाइड्स पर जो है, जैसे वहां पर न्यूक्लियोटाइडेज ने काम किया था, यहां पर कौन काम करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज एंजाइम काम करेगा। और ये उसे किस में परिवर्तित कर देगा, ये इसे परिवर्तित कर देगा नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, और और पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर, ये इसमें जो है वो परिवर्तित कर देगा। नाइट्रोजिनस बेस यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार, ओके। और पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर जो है वो होते हैं 5 कार्बन की श्रृंखला से बनने वाले जो है वो शुगर या शर्करा है, तो इसको आप पेंटोज शर्करा जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट आपको पीछे अभी बता दिया मैंने कि न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल बनेगा डीएनए का, और उस मॉलिक्यूल को बनाने में दो चीजें, दो यूनिट्स लगते हैं, एक शुगर का और एक नाइट्रोजनस बेस का। डीएनए बनाने में जो पेंटोज शुगर लगेगा उसको हम डीऑक्सीराइबोज शर्करा या डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो बोलेंगे। ठीक है, अब इतनी चीजें हो गई कहां, जयजनम में। तो अब इससे आगे चलते हैं। देखिए जयजनम से आगे अगर आप चलेंगे, जयजनम से आगे आप चलेंगे, तो अब भोजन पहुंच गया कहां, इलियम में। लेकिन इससे पहले मैं कुछ लिखना चाहूंगा यहां पर। देखिए मैं लिख रहा हूं कि जो जयजनम है, जयजनम में भोजन के पोषक पदार्थ, भोजन के पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ सरलतम, सरलतम यानी सबसे सिंपलेस्ट, है ना, सरलतम का मतलब क्या हो गया, सिंपलेस्ट रूप में तोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो जब सरलतम रूप में तोड़ दिए जाते तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे अब ईलियम वाले भाग में, ईलियम वाले भाग में
ओके, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, पचित भोजन जो है पचित भोजन का अवशोषण होगा। ठीक है, का अवशोषण होगा। तो जब देखिए अवशोषण होना शुरू होगा, ठीक है, अवशोषण होना शुरू होगा तो उसके बाद कुछ अपचित भोजन जो है वो भी बच जाएगा, और अपचित भोजन जो है वो आगे कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत या बृहदांत्र में चला जाएगा, बड़ी वाले आंत में चला जाएगा। ठीक है, तो इलियम में पचित भोजन का क्या हो गया, अवशोषण हो गया, ये आपको बताया। इलियम में जो है वो पचित भोजन का अवशोषण हो गया, और अपचित भोजन, एक मिनट, बड़ी आंत में चला जाता है, जहां अपचित भोजन, जहां अपचित भोजन के साथ आए, अपचित भोजन के साथ आए अतिरिक्त जल का, अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। ठीक है, अब जब अपचित भोजन का अवशोषण हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, जो अपचित भोजन है वो अब पहुंच जाएगा खिसक खिसक कर रेक्टम यानी मलाशय वाले जगह पर, और जब ये मलाशय वाले जगह पर पहुंचेगा तो वहां पर इसका क्या हो जाएगा, एकत्रित होगा, और जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में आ जाएगा तो फिर हम एनस यानी मलद्वार के से होकर उस अपचित भोजन को मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया जो थी वो हमारी, मैंने आपको बताई, पाचन की प्रक्रिया। ये पाचन की प्रक्रिया इस तरीके से चलती है, और हमारे लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या था, हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण था ये जो अलग अलग तरीके के एंजाइम पोषक पदार्थों पर काम करते, तो वो किस पोषक पदार्थ को कैसे किस किस सरलतम रूप में परिवर्तित करते हैं, वो आपके याद रखने वाला पार्ट है, जिसे कि आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पाचन तंत्र जो है यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया आपका, और इस पाचन तंत्र वाले हिस्से में अलग अलग हिस्सों में कहाँ कहाँ किस चीज़ का पाचन हुआ वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने सहपाठियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, और अगर आप इस चैनल पर नए देख रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें भी जो है आगे और काम करने की इच्छा होती है। हम अच्छे तरीके से जो है वो आपको और सारी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब इस पूरे सेशन में जो आपने सीखा है उसको कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। आप चाहें तो प्रॉपर नोट्स भी अपना बना लें। ठीक है, आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जब एक बार आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक लिख लेते हैं तो चीज़ें लगभग आपके दिमाग में छप सी जाती हैं। तो इसलिए ये काम आप जरूर करें कि अपने से नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको चीज़ें क्रमशः यानी लाइन बाय लाइन जो है वो याद रहे। ठीक, और इससे आपकी याददाश्त भी तेज होगी, तो आप जो है अच्छे से
प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे जब एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपके साथ की। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई सुझाव है या अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या विशेष टॉपिक आपके साथ जो है वो विस्तार से चर्चा करूं, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें। आपके कमेंट का बहुत बहुत स्वागत रहेगा, आपके सजेशंस का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप जो आपके सहपाठी हैं, अगर उनसे भी कोई सजेशंस मिलते हैं तो वो भी आप हमें जरूर बताएं, है ना, कि हम किस तरीके से इस चैनल को और बेहतर कर सके या इस पर जो चीज़ें लेकर आए वो आपके लिए और बेहतर लेकर आए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। थैंक यू वेरी मच इस पूरे सेशन को अटेंड करने के लिए। आगे मिलेंगे और आगे फिर मैं नए चैप्टर के साथ एंटर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।